नमस्कार। 1991 के आर्थिक संकट ने भारत को एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी दी। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी में क्रांतिकारी बदलाव किए गए और वो बदलाव हमने अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में किए गए थे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दबाव में किए गए थे। तो उस बदलाव का भारत को कितना फायदा हुआ, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। भारत की आर्थिक नीति को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, 1991 से पहले की आर्थिक नीति और 1991 के बाद की आर्थिक नीति। 1991 के पहले की जो भी आर्थिक नीति थी वो समाजवादी विचारधारा से बनी थी। 1991 के बाद की जो भी आर्थिक नीति है वो पूंजीवादी विचारधारा से बनी है। और अगर दोनों आर्थिक नीतियों की तुलना करें तो 1991 तक हमारा जीडीपी ग्रोथ एवरेज 3.5% रहा। 1991 में किए गए बदलाव के बाद भारत का जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6.8 रहा। मतलब हमने करीब करीब दुगनी तेजी से तरक्की की। और यही वजह है कि 1991 के बदलाव के बाद आज भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी में एक है। 1991 में किए गए बदलाव के कारण भारत की इकोनॉमी दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगी। उसकी वजह से क्या बदलाव आए? 1991 में भारत का जीडीपी $266 मिलियन था। आज भारत का जीडीपी $3 ट्रिलियन है। 1991 में भारत की परचेज पावर पैरिटी $1 ट्रिलियन थी, आज $12 ट्रिलियन है। इन दोनों में करीब करीब 1100% की वृद्धि हुई। 1991 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $300 थी, आज भारत की प्रति व्यक्ति आय $2100 है। मतलब भारत की प्रति व्यक्ति आय 7 गुना बढ़ी। 1991 में भारत का फॉरेन रिजर्व $1 बिलियन से भी कम रह गया था। आज भारत का फॉरेन रिजर्व $555 बिलियन से ज्यादा का है। 1991 में भारत की तिजोरी में कुल सोना 67 टन था और वो भी हमने गिरवी रखना पड़ा। आज भारत के पास 650 टन से ज्यादा सोना है। मतलब करीब करीब 10 गुना सोना हमारी तिजोरी में पड़ा है। तो 1991 में वो कौन से बदलाव किए जिसका इतना सारा फायदा हमें हुआ? 1991 में जो महत्वपूर्ण बदलाव थे वो थे कि निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए, फॉरेन कंपनियों और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए दरवाजे खोले गए, सरकार के नियंत्रण कम किए गए और टैक्स को और भी कम किया गया। तो इन सब बदलाव किए गए थे जिससे भारत की तरक्की की रफ्तार दुगनी हुई। इसके साथ एक सबसे बड़ा संदेश भी इस नीति को बदलने में हमें मिला। अब तक हमारी मान्यता ये थी कि सब बड़े उद्योग लगाना, स्कूलें खोलना, अस्पताल खोलना, ट्रेन चलाना, विमान चलाना, वो सब सरकार को करना चाहिए क्योंकि सरकार का उद्देश्य सेवा करना है। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हमें इस आर्थिक नीति से सीखना चाहिए। सरकार यानी कौन? किसी भी दल के चुने हुए नेता। अब आप मुझे बताइए कि नेताओं का उद्देश्य देश की सेवा करना है? नहीं, नेताओं का उद्देश्य चुनाव जीतना है। आप किसी भी दल के किसी भी नेता के बयान सुनिए, न्यूज़पेपर में उसके बयान पढ़िए और आप नक्की करिए इसमें से कितने ऐसे बयान हैं जो देश की सेवा के लिए है, देश की तरक्की के लिए किए गए हैं और कितने ऐसे बयान हैं जो चुनाव जीतने के लिए दिए गए हैं। हमने सरकार को इतनी ताकत दे दी है कि सब नेताओं को मानना है कि देश में कुछ भी बदलाव करना है तो सरकार बनानी पड़ेगी क्योंकि सरकार ही सब कुछ कर सकती है।
इसीलिए सभी नेताओं का पहला उद्देश्य चुनाव जीतना, और इसीलिए देश के जो भी संसाधन है, जो भी नीतियां बनेगी, देश की तिजोरी में जो भी पैसा है, उस सब का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या देश के नेता निजी कंपनियों के मालिक या व्यापारियों से ज्यादा ईमानदार है? मैं आपको 1991 की वो दिन याद करवाता हूं जब भारत गहरे आर्थिक संकट में था और हमने तय कर लिया था कि हमें अपना सोना गिरवे रखना पड़ेगा, तभी हमें लोन मिलेगी और तभी देश चलेगा। तो भारत की तिजोरी का सब सोना चार्टर प्लेन में भर के बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक में भेजा जा रहा था। तब भी किसी भी दल के किसी भी नेता ने ये जरूरी नहीं समझा कि ये सोना देश का है और हमें देश की जनता को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तब सभी दल के सभी नेता को इस बात की जानकारी थी और एक खोजी पत्रकार ने उन सब के फोटो खींच लिए और ये न्यूज़पेपर में दिया। तब हमें पता चला कि हमारा सोना गिरवी रखने के लिए बाहर भेजा जा रहा है। उस वक्त राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल था और सभी दल सरकार बनाने के काम में बिजी थे। और दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर निजी कारोबारी भ्रष्टाचार करते हैं तो भ्रष्टाचार किसके साथ करते हैं और क्यों करते हैं? तो अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि क्या सही में नेता निजी कारोबारी और उद्योगपतियों से ज्यादा ईमानदार है? तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या निजी कारोबारियों से नेता ज्यादा प्रतिभाशाली है? जो नेता शिक्षा मंत्री बनता है उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या अनुभव है? या जो उद्योग मंत्री बनता है क्या उसको उद्योग चलाने का कोई अनुभव है? क्या उसमें कोई एक्सपर्टाइज है? अब अलग अलग क्षेत्रों में जो नेता बने हैं उस क्षेत्र में उसका कोई योगदान ही नहीं है और उस क्षेत्र की वो नीतियां बना रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार का एक ही काम होना चाहिए, निजी कंपनियों और कारोबारों के लिए किसी भी क्षेत्र में काम करना आसान बनाना चाहिए ताकि उन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्पर्धा हो। सरकार की नीतियों एक ही होनी चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में किसी की मोनोपोली ना रहे और ज्यादा से ज्यादा स्पर्धा, बस इतना ही करना चाहिए। सरकार का नियंत्रण कम से कम होना चाहिए, क्योंकि निजी कंपनियों को कोई भी काम देने से हमें डर ये लगता है कि निजी कंपनियों का उद्देश्य मुनाफा कमाना है और उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है और वो है स्पर्धा। जब स्पर्धा होती है तो तीन फायदे होते हैं। एक, बेहतर क्वालिटी आती है, दूसरा बेहतर सर्विस मिलती है और तीसरा मुनाफा कम होता है। तो सरकार का बस इतना ही काम होना चाहिए, यही रोल होना चाहिए कि ऐसी नीतियां बनाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा सभी क्षेत्रों में स्पर्धा हो। सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि निजी कंपनियां अगर ज्यादा मुनाफा करती है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका हमारे पास है। लेकिन सरकार अगर देश के संसाधनों का, देश की नीतियों का, देश की तिजोरी का चुनाव जीतने के लिए उपयोग करती है तो उसको रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो मैं समझता हूं 1991 के बाद सरकार का रोल जो घटाया गया, यही सबसे बड़ा संदेश है कि यही काम हमें आगे जाके करना पड़ेगा, तभी देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ सकती है। तो हमने सेकंड जनरेशन की आर्थिक नीतियां 1991 में लाए। अब वक्त आ गया है कि हम थर्ड जनरेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में सोचें और फिर से क्रांतिकारी बदलाव करने का वक्त आ गया है। फिर से हमें ऐसी नीतियां लानी पड़ेगी जिससे देश की तरक्की की रफ्तार फिर से दुगनी हो जाए। आज हमारे पास सबसे ज्यादा युवा होंगे आने वाले 20-25 सालों में, हमें उन सबको अवसर देना है। तो थर्ड जनरेशन आर्थिक नीतियां कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।